छत्तीसगढ़ में नदी नीति बनाना बहुत आवश्यक है। क्या लगता है कितना जो है बदला है अपने यहाँ का वातावरण, क्या असर है उस पर, किस तरह का प्रभाव है? हमारा देश में भी कोई ऐसे कानून नहीं बन पाया। शासन ने इस पर कोई काम नहीं किया, पिछले शासन तो किया ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लल्लूराम.com की खास पेशकश पर्यावरण में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको जो है छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के हर वो कोने के लोग जानते हैं जो कि जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, जो कि जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पे काम करते हैं और ख़ास तौर पे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये शख्सियत हैं गौतम बंदोपाध्याय। छत्तीसगढ़ के वो हर वर्ग के लोग जो कि न सिर्फ जो है ऐसे जन आंदोलनों के मोर्चे पर, बल्कि मैं कहूँगा कि राजनीति और सत्ता की गलियारों तक जो है जिनकी एक तरीके से जो है पहुँच है और वो अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए सत्ता को जो है ये बताने और दिखाने की कोशिशें करते रहते हैं कि आप कहाँ पे बेहतर कर रहे हैं और कहाँ पे आप गलतियाँ। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक तरीके से कहिए कि अविभाजित मध्य प्रदेश में वन विभाग के लिए एक ऐसा काम किया जो कि मील का पत्थर साबित हुआ और वहीं पे ही उन्होंने उन अधिकारियों की पोल भी खोल करके रख दी थी जो कि गलत कर रहे थे। तो ऐसे शख्सियत से आज हम रूबरू आपको कराने जा रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में कई निर्णायक जो है कार्य किए हैं और आज वो छत्तीसगढ़ को लेकर के क्या सोचते हैं। गौतम जी, मुझे लग रहा है कि मैं परिचय शायद आपका और बेहतर ढंग से कराना चाहिए था, नहीं करा पाया, तो हम सीधे आपसे रूबरू होते हैं और समझेंगे आपको। कहाँ से शुरुआत आपकी यात्रा की जाए? देखिए, सवाल यह है कि शुरुआती दौर की अगर हम बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर आज तक, हमने अपनी पढ़ाई जो है जी। वो ग्रामीण विकास में प्रबंधन के लिए जाने माने एक संस्थाएं हैं, जेवियर इंस्टीट्यूट सोशल सर्विस रांची। वहाँ से मैंने मैनेजमेंट करने के बाद बहुत ऑप्शन मेरे सामने ज़रूर खाली था। नौकरी के था, सरकारी में था, फैक्ट्री में था, तो इसके बावजूद भी मैंने सोचा नहीं, इन सब तो आम लोग करते ही हैं, इन्हें खाने के लिए ऐसे कोई काम करना चाहिए जो लीक से हटके हो। तो हमने उस दरमियान ये सोच के छत्तीसगढ़ में काम करने आया। अब थोड़ी देर तक मैं उत्तर प्रदेश में काम किया था। एससी के सामाजिक जो दलित समूह है उसर विकास के लिए थोड़ा काम किया था, ड्राई लैंड डेवलपमेंट में। तो उनके बारे में मेरे को लगा आदिवासी इलाका में जब मैं आया एक प्रोजेक्ट के दरमियान 83 के 1983 में, 1983 में उस समय ये तय किया गया था, एकदम शुरुआती था। छत्तीसगढ़ में उस समय फिर एक अलग ही माहौल, उस समय छत्तीसगढ़ को अलग नज़रिए से भी देखा जाता रहा। करेक्ट। उस दरमियान हमने एक प्रोजेक्ट के दरमियान आया था जो मूविंग व्हील प्रोजेक्ट बोलते थे। सवाल ये था जो औद्योगिकरण के चलते आदिवासियों की क्या विकास हुआ है। देश के 7 विश्वविद्यालय में उसकी अध्ययन हुआ और उस अध्ययन में रविशंकर विश्वविद्यालय भी एक विश्वविद्यालय था, ताकि उसी जगह में विश्वविद्यालय को चुना गया था जहाँ पर आदिवासी है और आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे और हम उसके अध्ययन में हम आए। अध्ययन करना था मेरे को, तब वो अध्ययन करने आए। और उस दरमियान मैं दिल्ली राजरा गया, मैं कोरबा गया, मैं एनएम बस्तर गया, मैं छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ औद्योगिक विकास होते रहा, कोयला खदान किया, बाकी मोंगरा इस इलाका में, और एसीसीएल, इन सब देखते हुए हमें लगा कि इस इलाका में काम करने की ज़रूरत है और हमें करना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र। ये महत्वपूर्ण थे कि ये इलाका, ये उद्योग, ये वन, ये नदी, ये गांव की तालाब, यार ये मेहनत का श्रम निष्ठा के भरे हुए
छत्तीसगढ़ी मेहनत कस के देखते हुए और नियोगी जी की आंदोलन उस समय हाँ, एक आंदोलन के रूप में था। इन सब मिलाते हुए हमें लगा कि इस इलाका में अपनी ऊर्जा को डालना चाहिए और हमारे ये उम्र को भी डालना चाहिए। हमने उसमें लगा और वो आगे बढ़ते चला गया। बहुत संगठन, बहुत जन आंदोलन, देश भर के जन आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों में हम शामिल होते गए। पर्यावरण के बचाने के केवल दृष्टिकोण से नहीं, पर्यावरण एक मुद्दे है और पर्यावरण केवल आजीविका की मुद्दा नहीं, दुनिया बचाने की मुद्दा है। ये जो एक सोच और पर्यावरण को ठीक करने की जवाबदारी केवल सत्ता के पास होगा नहीं, समुदाय के पास भी वो उस चीज़ को आपने समझा, जवाबदारी आपको और लगी कि मेरे इसमें लगे। एक चीज़ और, जब आप इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, फिर आपका एक परिचय ये भी होता है कि नदी घाटी मोर्चा के संयोजक। जब मैं यकीन मानिए कि मुझे तो आपके बारे में अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों से मैं आपके इतने करीब आया और मैं जान पाया आपको, लेकिन जब मैं आपको पढ़ता था, अखबारों में आपका नाम छपता था नदी घाटी मोर्चा से, मतलब बड़ा अच्छा लगता। मैंने कहा यार ये नदी घाटी मोर्चा है क्या, मैं इसको समझूं। फिर उसी दौरान रेडियस वाटर, शिवनाथ नदी, ये तमाम मुद्दे हैं, समझने की कोशिश, फिर भी मैं समझ नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि उस मोर्चा को भी आप समझाइए कि ये कैसे तैयार हुआ। नहीं, ये हमें ये आदिवासियों की हितों, उनकी वनों पे उनके अधिकार पर काम करते हुए वन को एक अलग वन अर्थव्यवस्था को समझने की दृष्टिकोण से और वन अर्थव्यवस्था में वनवासी के जो अधिकार है, वनवासियों की जो भागीदारी है, इन दोनों को मानते हुए हम काम कर रहे थे। उसे भील आदिवासी के बीच में जब मैं काम कर रहा था, उस समय नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत रहे। अच्छा, वो मेधा पाटेकर जी की। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में हम जुड़े रहे। हमारे आसपास के हमीदार भील आदिवासी के लिए काम कर रहे थे। मेधा बहन जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन में, और हम लोग मिलजुल के बहुत काम करते रहे। तो उसी संदर्भ में हम काम करते रहे और शिवनाथ नदी के निजीकरण की प्रक्रिया जो है, जो बेच देने की प्रक्रिया रेडियस वाटर कंपनी की, ये अविभाजित मध्य प्रदेश में ये लगभग कब की बात होगी? शुरू हुआ। ये 96 का। इस दरमियान हमको लगा, और शिवनाथ नदी के नदी किनारे के लोग, मछुआरा है, ये छत्तीसगढ़ के बहुत साथी बुद्धिजीवी लोग, हमें ये कहने लगा कि छत्तीसगढ़ में ये जो नदी पर संकट है, ये जो सार्वजनिक संपत्ति बिक रहा है और ये जो नदी को बेचा जा रहा है, इस पर आपकी हस्तक्षेप जरूरी है। लोगों, समुदाय के लोगों ने आया और मैं समुदाय के अधिकार को लेकर नदी बचाने के दृष्टिकोण से ये सार्वजनिक संपत्ति, कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, ये कैसे बिक्री हो सकता है, कैसे कोई लीज आउट हो सकता है कंपनी के हाथ में, कैसे दिया जा सकता है, ये सब सवाल हमने खड़े किया। और नदी घाटी मोर्चा का जन्म भी उसी समय हुआ जब शिवनाथ नदी की संघर्ष को साथ लेते हुए छत्तीसगढ़ के तमाम 8 नदियाँ, शिवनाथ, खारून, मनियारी, आरपा, इंद्रावती, महानदी और बस्तर की सबरी, ये इन नदियों पे काम, ये नदी पे हमने नदी घाटियों पे काम शुरू किया। ये सोच के आधार पर जो नदी अकेले नहीं है, नदी जहाँ से वो पानी आता है, जो कैचमेंट है, उस घाटी बचेगा तो नदी बचेगा, और नदी को अगर बचाना होगा तो घाटी को बचाना होगा। नदी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे बिना देश अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकता। तो हमने नदी लोकतंत्र की बात किया। बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि हम जितनी भी सभ्यताओं का विकास अगर देखते हैं तो वो नदी के आसपास देखते हैं। नदी की घाटी के आसपास ही सभ्यताओं का जो है जन्म होता है, और उसी को बचाने की कोशिश दादा आपने की है। दादा, जब नदियों पे आप काम कर रहे थे, आज जब हम छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और नदियों की स्थिति को देखते हैं, क्या लगता है कितना जो है बदला है अपने यहाँ का वातावरण, क्या असर है उस पर, किस तरह का प्रभाव है? ये एक बड़ी मुद्दे थे जे नदी को लेकर
हमारा देश में भी कोई ऐसे कानून नहीं बन पाया नदी को लेकर। लगातार हमको आज भी लगता है, पिछले शासन से भी हमने बात किया, छत्तीसगढ़ जो नदी बहुल एक प्रदेश है और इनकी तमाम विकास, इनकी तमाम समृद्धता वो नदी के ऊपर आधारित है। इसलिए छत्तीसगढ़ में नदी नीति बनाना बहुत आवश्यक है। शासन ने इस पर कोई काम नहीं किया, पिछले शासन तो किया ही नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि नए शासन इस पर सोचे। लेकिन सवाल ये है जे आज छत्तीसगढ़ के शुरू से ही ये जो तालाब आधारित अर्थव्यवस्था, धान आधारित अर्थव्यवस्था, जो छत्तीसगढ़ संस्कृति है, उसका धान और जल और वन, इन तीनों मिलकर छत्तीसगढ़ का समृद्धता है। छत्तीसगढ़ बोलते ही हमको वो धान की संस्कृति, वो जल की संस्कृति, वो वन की संस्कृति, देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा है, मतलब छत्तीसगढ़ जो है पानी के मामले में, जल के मामले में बेहद समृद्ध राज्य है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए छत्तीसगढ़ में इतना 45 डिग्री तापमान, 1500 मिलीमीटर पानी, इनकी उर्वरा मिट्टी, इससे छत्तीसगढ़ में जैव विविधता का विकास हुआ। ये हम लोकगीत में, लोक संस्कृति में भी इसको दिखता है। इन जगह में पिछले 15 साल हमारे प्रयास रहा तालाब वृद्धि को लेकर, ये लेकर वो लेकर। शासन के अंदर जो स्पष्टता की जरूरी है, नदी को समझने के लिए नदी की आत्मा को समझना जरूरी है। नदी कोई जड़ चीज नहीं है। जब तक उसकी आत्मा को अगर हम नहीं समझेंगे तब तक उन पर काम नहीं हो सकता, उन पर कोई नीति नहीं बन सकता, काम नहीं बन सकता। आज भी हमारे पास जो परिस्थिति पैदा हो रहा है, जो नदी, छत्तीसगढ़ के नदी के पानी जो है बह के समुद्र जा रहा है, पानी बह के जो समुद्र जा रहा है, ये अहेतुक नहीं है, ये कोई अन्याय बा, ये अस्वाभाविक बात नहीं है। नदी की पानी समुद्र में जाएगा तो मेरीन इकोनॉमी मजबूत होगा। और आज प्रशासनिक सोच व जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो बात है, ये दोनों की एक बड़ी विकास की जरूरी है। और छत्तीसगढ़ की नदी में एक विविधता भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि नदी बोलने से ही हमको दिखता है दोनों तरफ रेती और बीच में पानी। छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक नदी में ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज जरूरी है, चाहे छत्तीसगढ़ के महानदी की भी अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखें, जो द्वंद्व देखें, जो छत्तीसगढ़ के पानी उड़ीसा चले जा रहा है जोरा नाला के तहत, ये बाकी इन सब सवालों को, पानी की धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, नदी की कैरिंग कैपेसिटी कम हो रहा है, इन सब सवालों को घेरने के लिए केवल नदी के किनारे पेड़ लगा देने से नहीं होगा। अच्छा दादा, हम ये भी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से कि नदी चाहे बड़ी हो या फिर छोटी हो, उसमें बेहताशा जो है एनीकट, चेक डैम, इस तरह के निर्माण भी, और उसकी हाइट को लेकर के भी जो है शिकायतें हुई। ये पानी को रोकने या उसके बहाव को रोकने, ये क्या नदियों के लिए घातक है? बड़े घातक है। नदी का नुकसान पहुंचाया छत्तीसगढ़ की। ये एशियन विकास बैंक के सहायता से एनीकट बना के जो नदी को आसपास की जल उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिश किया गया। जरूर आसपास में थोड़ा जल बढ़ा, कुआं में आपको जल दिख जाएगा, लेकिन सवाल है नदी को मार दिया गया। उनका सिल्टिंग बढ़ा, उनकी बैरियर बढ़ा, माने बाधक बढ़ा, और उनकी जो अविरलता है, उनकी जो जीवन है, नदी जीवन समाप्त हो गया। और नदी जीवन, हमने बहुत लोगों ने के साथ हमने भी इस प्रक्रिया को लगातार विरोध करता रहा, लेकिन इन प्रक्रिया के बीच ये जो एनीकट की से विकास करने की स्थानीय समुदाय भी बहुत जगह में इस पर विरोध किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ताकि उनकी ये अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, उनकी प्रेस्क्रिप्शन से ये एनीकट बनाया गया। 368 एनीकट के आसपास बनाया गया। पूरी नदी
जो है इस तरह से आज नदी तालाब के रूप में ले लिया, तालाब के रूप में ले लिया जा रहा है उसको, और ये बड़ी समस्या। मछली उत्पादन के लिए नुकसान हुआ। नदी की कैरेक्टर बदल गया, चरित्र बदल गया। मैंने कई जगहों पे मैंने देखा दादा, एक तो जैसे मैंने समोदा बैराज पर स्टोरी की थी, वहाँ पे मैंने देखा कि बारिश के बाद जब उस बैराज में पानी की कमी हो जाती, महानदी में बना हुआ है, तो वो बैराज को बंद करते तो नीचे बिल्कुल बहाव नहीं। हाँ, कई किलोमीटर तक पानी है। सभी जगह देखेंगे, खारून में देखेंगे आप, आरपा में देखेंगे, आपके तमाम छोटे नदियों में आपको दिखेगा। ये जो बैरेज बना के जो काम है, और एक क्या हुआ, बैरेज बना के उद्योग को जल देना इनका प्राथमिकता मान लिया। तो औद्योगिक जल के वितरण के लिए प्राथमिकता मान लेना, और इसी आधार पर रसभरा जो रेडियस वाटर कंपनी के जो रसभरा का पानी देने की बात, एस्क्रिव वाटर के द्वारा लाभ ज़्यादा दिलवाने की बात, इन सब चीज़ हुआ है औद्योगिक जल देने की कॉन्टेक्स्ट में, औद्योगिक विकास के कॉन्टेक्स्ट में। सवाल है इस बीच में बहुत करप्शन भी शामिल है, इस बीच में डिज़ाइन में भी डिज़ाइन भी बहुत सवाल उठा है। सवाल ये है जो एक जनतांत्रिक प्रक्रिया में, इसलिए नदी को जनतंत्र के आधार पर देखना चाहिए। नदी एक सार्वजनिक संपत्ति है, नदी किसी कॉरपोरेट की मुद्दा नहीं है, नदी कम्युनिटी का है। नदी लाभ केवल बनाए जाएंगे तो नहीं होगा, इसलिए रिवर कॉमन्स जो है, नदी की जो अधिकार है उस पर भी बड़ा काम नहीं हुआ। नदी का अधिकार है पानी बहते ले चलना। अभी सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिन उन्होंने कहा जब नदी एक जीवित है मुद्दे पर, हमको लगता है जे नदी को लेकर जो एक मिनिमम ई फ्लो की बात, गाइडलाइंस कुछ केंद्रीय जगह में है, कुछ केंद्र सरकार में है कि इस नदी में इतना पानी तो होना चाहिए। इस नदी के, हर नदी की अलग अलग कैरेक्टर है, इसलिए हर कैरेक्टर पर आपको काम करना पड़ेगा, एक ब्लैंकेट काम से नहीं होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये देखिए, एक अखबार अभी छत्तीसगढ़ शाम का अखबार है, वो भी आ गया, और उसमें ये हम जो जल पे बात कर रहे हैं, इसमें लिखा है कि गरीबों की, श्रमिकों की पानी पर भी डाका। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि इसका समूचा असर जो है छत्तीसगढ़ जैसे एक समृद्ध प्रदेश में, जहाँ पे पर्यावरण और जल की जो समृद्धता है, वनों की जो समृद्धता है, उस पर एक बड़ा असर, व्यापक असर है, और जलवायु परिवर्तन का असर दिखता है यहाँ। देखिए, सवाल ये क्या है, छत्तीसगढ़ में जो तालाब का है, और ये तालाब इसलिए तालाब में पानी दिखता है कि उनकी आसपास की नदियों की सतहों में पानी है, बहाव बनाव रखा है। तो अगर तालाब को बचाना होगा, छत्तीसगढ़ के जो धान होता है, वो धान में क्यारी में जो पानी रहता है, वो भी आपको पानी को नीचे ले जाने में मदद करता है। तो छत्तीसगढ़ के पूरे संस्कृति में एक पानी की भूमिका है। सवाल ये है जे नदी एक सार्वजनिक संपत्ति है, और इन सार्वजनिक संपत्ति को बचाए रखना, बनाए रखना, साझाए रखना जवाबदारी जो है समुदाय की होना चाहिए। और इस समुदाय को तभी कर पाएगा जब शासन, प्रशासन, बुद्धिजीवी, लोकतांत्रिक संस्थान उनको इस तरह का माहौल देगा। आज लोकतंत्र के संकट आया है, लोकतंत्र के मूल्यों की संकट आया है, तो नदियों के भी संकट होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र मजबूत होगा तो नदी मजबूत होगा, नदी अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो बाकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। बिल्कुल दादा, और आपसे जो है पर्यावरण को और समझते हैं, पहाड़ पे खास तौर पे। दादा, नदियों पे तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, बात होनी चाहिए पहाड़ को लेकर के भी। पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जंगल में पहाड़ है, लेकिन आज हम पहाड़ों की जो है दुर्दशा भी इसी छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। बहुत सारे पहाड़ों को खासा नुकसान पहुंचाया गया है, चाहे वो पर्यटन के नाम पर हो या फिर खनन के नाम पर हो। देखिए, छत्तीसगढ़ की ये एक खूबी है जो छत्तीसगढ़ बनने के साथ साथ शासन ने इसमें ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के बड़ी लैंडमास पहाड़ों पे घेरा है, और ये देखने को मिलता है। रायपुर राजधानी के 100 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको पहाड़ दिखने लगेगा चारों तरफ।
अब महासमुंद क्रॉस करेंगे पहाड़ दिख जाएगा, अब राजनांदगांव को बढ़ जाएंगे पहाड़ दिखेगा, अब बिलासपुर के जाएंगे मैकाइली रेंज दिखेगा। तो ये जो सवाल है, इन पहाड़ों को बचाए रखना, पहाड़ों की नीति भी छत्तीसगढ़ में अभाव है, क्योंकि पिछले सरकार पहाड़ पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। इनको केवल लगता है पहाड़ जो है वो खनिजों की डिपॉजिट है। इन समुदाय को पहाड़ जो है सिर्फ खनन के लिए है, खनिजों की डिपॉजिट मानता है उसको। जबकि अगर आप देखेंगे आज समुदाय पहाड़ को बचाना रखना चाहता है, पहाड़ उनके लिए देवता है। इन परिस्थितियों में और एक पहाड़ को बचाना, पहाड़ के अंदर हरेपन को, हरियाली को बरकरार रखना समुदाय का जवाबदारी। देखिए एक कुछ समुदाय के संस्था अंबिकापुर में समुदाय और एक शिक्षा कुटीर नाम कर एक संस्था ने मिलके माड़वा पहाड़ को हरा करने की कोशिश किया। अब कोशिश नहीं, सफल भी हुआ। समुदाय को उसमें जोड़ा और उसमें पूरी व्यवस्था भी उसको आज सराहा रहा है। स्कूल के बच्चा भी वहाँ पहुँचता है। सवाल ये है, एक पहाड़ नहीं, सबों पहाड़ को हम कैसे कर सके। बेलाई डेला के संघर्ष इसी आधार पर लोगों ने इसको विरोध किया। बच सका है अभी तक। आज जो जरूरी है, जो नदी के कॉन्टेस्ट में देखेंगे आप, अधिकांश जो हमारे पिलग्रिमेज थे, जो तीर्थ स्थल थे, वो नदी और पहाड़, नदी के मुहाना, उद्गम और ये पहाड़ ऋषि मुनि के नज़दीक में सिहोआ नगरी में, जहाँ हम तपोवन माने सप्त ऋषि की पहाड़ की चूड़ा, हर ऋषि में, हर चूड़ा में एक ऋषि आपको मिलेगा। उस जगह में पहाड़ को लेकर छत्तीसगढ़ में खास चर्चा नहीं हुआ, खास चर्चा का समझ भी विकसित नहीं हुआ। नदी, पहाड़, वन, लोक संस्कृति, कृषि उपज, इतना को मिला के एक प्रदेश की समृद्धता बनता है। इसलिए अलग अलग टुकड़े में ना देखकर हमको टोटालिटी में एक कैनवास में रख के देखना होगा, तब हम सही छत्तीसगढ़ की जो समृद्धता है, छत्तीसगढ़ की जो विशेषताएं हैं, उन पर हम छू पाएंगे। अभी जो हालात हैं उसके मद्देनज़र अगर बात की जाए तो पर्यावरण की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? क्या हमारे यहाँ भी वो ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल हीटिंग का, जलवायु परिवर्तन का, इसका कुछ असर है? देखिए पूरी दिखता है। जलवायु की जो मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन तो होगा, है असर है उसका ना। जलवायु परिवर्तन तो होना ही है, दुनिया में होना ही परिवर्तन तो होना ही है। ये मैंने जिसको आप बोलते हैं, सवाल परिवर्तन के जगह में, हाँ, इसलिए जरूरी है जलवायु न्याय, क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस की जब आप बात करेंगे तब एक नए सोच पैदा होता है। वो कैसे होगा? वो जब हम बात करेंगे तो हमको देखना होगा जे कितना क्या क्या हमारे पास संसाधन है, उत्पादन प्रक्रिया क्या है, समुदाय की भागीदारी क्या है, और इन तीनों प्रक्रिया में जो विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया केवल कुछ उत्पादन करना नहीं है, विकास की प्रक्रिया है उनकी स्थायी विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नियंत्रण कौन कर रहा है, उनका डिज़ाइन कौन कर रहा है। उनको नियंत्रण डिज़ाइन में एक लोकतांत्रिक संस्थान आपको हर जगह में दिखेगा। लोकतांत्रिक संस्थान में लोकतंत्र मौजूद हो, विकास की प्रक्रिया में वितरण मौजूद हो, न्यायिक वितरण, और न्यायिक वितरण की उत्पादन की प्रक्रिया में वो न्यायिक उत्पादन हो। अगर जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ में इतना तालाब है, आपके तालाब को लेकर कोई नीति नहीं, वन को लेकर हम वनोपज की बात करते हैं, जल को लेकर जलोपज की बात हम बहुत कम करते हैं। जल में पैदा होता है क्या? जो है उपज। केवल हम मछली और दो चार कमल की डट्टाई की बात नहीं करना होगा, हमको आगे सोचना होगा। ऊर्जा को लेकर भी छत्तीसगढ़ में इतना तापमान है, सौर ऊर्जा की जो विकास है वो उतना विकास नहीं हुआ है, उतना नहीं हुआ है जितना होने की जरूरी है। वन को लेकर केवल पेड़ लगाना वन का मुद्दा नहीं है, जंगल जो है लगाया नहीं जाता है, जंगल होता है। तो हमको सबों चीज़ों में
एक दृष्टि पत्र डेवलप करनी जरूरी है। और उस दृष्टि पत्र में जो छात्र है, जो विभिन्न समाज है, उन सबको शुरू से ही उनके अंदर वो सोच, वो समझ, वो कलेक्टिवली डालने की जरूरी है। केवल छत्तीसगढ़ एक आय का चारागाह के तरह अगर हम देखते रहे, आय कमाओ और लेके चले जाओ और अगला पीढ़ी क्या करेगा उसके लिए खंडहर बना के चले जाओ, ये जितना संपदा हमारे पास है वो केवल हमारे भोग के लिए नहीं है, केवल लाभ कमाने के लिए नहीं है तत्कालिक, अगला पीढ़ी के लिए भी छोड़ के जाना होगा। अगला पीढ़ी के लिए क्या खनिज छोड़ के जा रहे हैं, अगला पीढ़ी के लिए क्या तापमान छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि तापमान तो बढ़ेगा। हमें उसको आज से सोच के डिजाइन करना होगा जे क्या समाज हम छोड़ के जा रहे हैं, क्या संसाधन हम अगला पीढ़ी के लिए सोच के जा रहे हैं, जो अगला पीढ़ी भी सुख समृद्धि के साथ रह सके। इन सब सवालों को हमें हल करे बिना, सामूहिक रूप से हल करे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम और इस पर जो है काफ़ी विस्तार से बातचीत कर सकते हैं दादा से। विषय बहुत ही व्यापक है, बहुत गहराई तक जो है इसके जा सकते हैं, ख़ास तौर पे नदी के मसले पर और पहाड़ के मसले पर। लेकिन दादा हम इस बातचीत को फ़िलहाल आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आगे फिर कभी आपसे बातचीत होगी तो इन विषयों को समझेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाते जाते कोई सुझाव, वैसे तो आपने दे ही दिया है, लेकिन फिर भी अभी मौजूदा वक्त में कोई सुझाव आप सरकार को देना चाहते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से? देखिए, अभी मौजूदा व्यवस्था ये है जे सुंदर छत्तीसगढ़, बेहतर छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ अगर बनाना होगा तो पर्यावरण को केंद्र में रख के ही बनाना होगा। छत्तीसगढ़ अपार धनी उनके संसाधनों से है, लेकिन उन संसाधनों को लाभ अगर सब चारों मुड़ा अगर पहुंच ना सके, सब समृद्ध नहीं हो सका, सब खुशहाल नहीं हो सका, तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ नहीं रह सकता। इसी संबंध में हमको लगता है जे कुछ नए नीति, नदी नीति, पहाड़ के लिए नीति, तालाब के लिए नीति ये बनाना जरूरी है। और छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो उस परंपरा को केंद्र में रखकर नीति बनाया जाए। जो लोकतांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से हमारे बीच रहे हैं, उसके प्रोत्साहन की भी जरूरी है। खास करके छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य की, छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति की, इसको अगर प्रोत्साहन नहीं देंगे तो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बना नहीं पाएंगे। आज जिस तरह से कोरोना काल में हम आज पहुँचे हैं, ये बहुत ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, जो काफ़ी, ये केवल शहर से निकले हुए मुद्दा नहीं है, इस पूरी दुनिया आज इस पर चिंता कर रहा है। हमको लग रहा है पूरा पर्यावरण को लेकर पुनः समीक्षा करने की जरूरी है। हमारी जीवन शैली पर चर्चा करना जरूरी है। केवल कितना उत्पादन हुआ उस पर नहीं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना अगला पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं, उनका एक ब्लूप्रिंट बनाए बिना हम छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बनाए नहीं, ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जब हम आगे मिलेंगे तो फिर पर्यावरण की ही ऐसे ही अलग अलग जो विषयों के जानकार हैं जो कि उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।